Hello and welcome to the channel. Today we will solve CBSE sample paper 24-25 of class 10 Mathematics Basic. The code is 241. So beta, in this video we are only going to see section A. MCQs हैं सारे 1 marks के होते हैं, ठीक है. In the next videos we will see section B, C, D and E separate. Okay. थोड़ा सा डिटेल सोल्यूशन होगा बेटा. डिटेल में थोड़ा इट विल टेक टाइम, बट एग्जाम में यू हैव टू मैनेज योर टाइम. ओके, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1. HCF ऑफ 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2 3 स्क्वायर. अच्छा चलो लिख लेते हैं 3 क्यूब. बेटा ये बेसिक का पेपर है, मतलब आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें बहुत ज्यादा मैं ऐसा वो नहीं करूंगी. मैं बहुत सिंपल तरीके से चलूंगी और बहुत इलेबोरेट करके चलूंगी. तो जिसको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्लो है वो थोड़ा फास्ट करके पढ़े. अदरवाइज मैं बहुत बेसिक से बता रही हूँ. बेसिक पेपर है तो बहुत बेसिक से बता रही हूँ. ये एक नंबर है. 3 को 3 टाइम्स लिखा है तो मैंने ऐसे 3 लिख दिया. 5 को 2 बार तो 5 इंटू 5. ठीक है, सेम 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और 2 को 2 बार लिख दिया. ठीक है, 3 की पावर 4 को 3 4 बार लिख दो. फिर 5 एक बार ये और 2 3 बार ये. बेटा HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मतलब तीनों में जो कॉमन भी आए, ठीक है, तीनों में कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट में भी हो. ठीक है, अब देखो 3 आ रहा है तो HCF में 3 तो आएगा, है ना. एक 3 तो आएगा. अब दूसरा 3 भी देख लेते हैं. एक 3 और आ रहा है, एक 3 और आ रहा है. अब देखो सेकंड वाले के 3 तो खत्म हो गए, तो अब हम 3 नहीं लेंगे. ठीक है, अब हम क्या लेंगे 5. तो देखो 5 5 5 5 है, एक 5 है और 5 नहीं होगा क्योंकि नीचे वाले में 5 देखो नहीं है. तीनों में होना चाहिए बेटा, तो नहीं होगा. अच्छा अब 2 ढूंढते. 2 2 2 एक 2 है, कोई से भी 2 को पिक कर लो. मतलब अब देखो सबसे ऊपर वाले में 2 नहीं है, तो इसका मतलब अब हमारे पास टोटल कितना आ गया. 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा. 9 एंड 10 90. आंसर इज 90. यहाँ तक बात क्लियर हो गई. HCF. ठीक है, अब चलो नेक्स्ट. The system of linear equation represent the line L and M. दो लाइन है बेटा, एक L है हमारे पास, एक M है, ये M. ठीक है, अब बोला है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट. पहले बताओ. देखो कंसिस्टेंट का मतलब होता है, कंसिस्टेंट में आते हैं दो चीजें. दो चीजें, एक तो आता है हमारे पास जिसका यूनिक सोल्यूशन होता है, और एक होता है जिसका हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं. ये कंसिस्टेंट में आता है. तो जो यूनिक सोल्यूशन वाला होता है बेटा, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ऐसे कट कर रहा है एक दूसरे को. और जो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है वो कैसे होता है, एक लाइन होती है और उसी के ऊपर एक और लाइन होती है. मैं अगर दूसरे कलर से बनाऊं तो सेम उसी ऊपर, उसी के ऊपर एक लाइन होती है. ठीक है. इनकंसिस्टेंट क्या होता है बेटा. इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है पैरेलल लाइन. इनकंसिस्टेंट, इसका आंसर आता है नो सोल्यूशन. और यहाँ पे पैरेलल लाइन होती है, दो लाइन पैरेलल होती है. अब देखो ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. तो इंटरसेक्ट का मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट है. और कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन में. क्यों मैंने बताया ना ये यूनिक सोल्यूशन ऐसे. तो देखो कंसिस्टेंट एंड यूनिक सोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर. ओके, ए. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. The value of k for which the quadratic equation does not have a real solution. देखो इक्वेशन kx स्क्वायर -5x प्लस 1 इक्वल टू 0 है. हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं. डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac. हमें बोला है डज नॉट हैव रियल, सॉरी कहाँ गया, हाँ, डज नॉट हैव रियल वैल्यू सोल्यूशन. तो डज नॉट हैव रियल सोल्यूशन का मतलब लेस देन 0. रियल सोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो डज नॉट हैव रियल सोल्यूशन का मतलब हो गया लेस देन 0. बी क्या है देखो यहाँ से, माइनस बी -5 मतलब 4a. ए क्या है बेटा, दिस इज योर ए के. और सी क्या है, ये कांस्टेंट 1. क्या बनेगा 25 माइनस 4k लेस देन 0. बेटा इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से सॉल्व करो, ध्यान से समझो इसको. ये -4 क्यों ऐसे ही रहने देते हैं बेटा, इनइक्वालिटी है. क्या बोलते हैं हम इसको, इनइक्वालिटी. ठीक है, तो इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं. यहाँ 25 है प्लस 25,
और तो या तो तुम -25 से ऐड करो दोनों साइड, या तो इस 25 को यहाँ लेके जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब बेटा एक चीज और समझो, मैं तुम्हें रफ में समझा रही हूँ। टू ऐसे लिख देते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 2, ये तो मानते हो, है ना, मैंने रेंडम नंबर लिया, 5 इज ग्रेटर। लेकिन बेटा अगर मैं माइनस लगा दूं तो कौन बड़ा होगा? -2 बड़ा होगा। मतलब अगर मैं दोनों के साइन चेंज कर दूं तो देखो इनइक्वालिटी का साइन चेंज आता है ना। यहाँ पर भी देखो इनइक्वालिटी इस तरफ है, दोनों में माइनस, अगर मैं माइनस हटा दूं तो ये बड़ा हो जाना चाहिए, माइनस हटा दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? इज ग्रेटर देन 25/4, मतलब के की वैल्यू 25/4 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये 25/4 कितना हो रहा है अप्रॉक्स? 4 4 4 16, नहीं, 4 4 6 24, 6 से बड़ी वैल्यू, के की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, 6 पॉइंट समथिंग से बड़ी। तो 6 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, 0 तो नहीं है, तो 6 से बड़ी वैल्यू क्या है? 7। आया समझ में? ठीक है, इनइक्वालिटी और इक्वालिटी दोनों को कंसेप्ट अच्छे से समझ लो। ठीक है, चलो, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वेरी सिंपल, ए बी और दूसरा है -a - b, x1 x2, सॉरी x1 y1, x1 y1, x2 y2। देखो कैसे बनेगा, इसको ए कंसीडर कर लो, इसको बी कंसीडर कर लो, तो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा? ए बी इज इक्वल्स टू x2 - x1 y2 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर, सिंपल सी चीज। अच्छा एक और चीज, तुम किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2, मैं इसको भी x1 y1 ले सकती थी, इट इज योर चॉइस। ठीक है, फिर इसको x2 y2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर होना है। तो ये हो जाएगा -a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -b का स्क्वायर। तो बेटा माइनस और -a कितना हो जाएगा? -2a, है ना, -2a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2b का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब एक जैसा आंसर तो नहीं दिख रहा है हमें, तो मैं 4 कॉमन ले लूं अगर अंडर रूट के अंदर ही, तो ये बनेगा a² + b²। पर बेटा 4 को अगर मुझे बाहर ले जाना होगा तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? स्क्वायर रूट है ना, ये किसका होता है? 2 का। तो 2 लिखेंगे बाहर और अंदर a² + b² यूनिट्स। तो देखो 2 अंडर रूट ऑफ a² + b², खत्म, ऑप्शन सी। ओके, चलो नेक्स्ट बोला है हमको, इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर, वेर इज पी क्यू, अच्छा पी क्यू पी आर का एंगल दे रखा 35, और ये टेंजेंट है। इफ क्यू पी आर इज 35, फाइंड क्यू आर, ये निकालना है, वेरी वेरी सिंपल। बेटा हमारे पास जो रेडियस होता है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सेम रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर है तो 90, ये एंगल 90 है ना, इसको एंगल 1 कंसीडर कर लो, और ये 35। तो बेटा ये क्यू पूरा का पूरा है क्या? ये पूरा जो फिगर है ये क्या है? क्वाड्रिलैटरल है ना, 4 साइड है। तो क्वाड्रिलैटरल में क्या होता है, सम कितना होता है? 360। 35 + 90 + 90 + एंगल 1 इज इक्वल टू 360, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा? 360 - 180 - 35, तो ये हो जाएगा 180 - 35, है ना, 5, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 - 3, 145 डिग्री। ठीक है, 5 10 7 8, हाँ ठीक है, 145 डिग्री। ऑलराइट। और अगर तुमको ऐसे सब वो करना है, अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो एग्जाम में देखो मैं कैसे करना है। एग्जाम में जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए, इन दोनों का सम बेटा 180 होता है। ऑब्वियसली वो 90 90 180 होगा, तो इन दोनों का सम 180 होता है, 180 में से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इन ट्राइंगल एबीसी, इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू पीक्यू। बेटा देखो अगर कोई ट्राइंगल ऐसे सिमिलर है ना, तो सिमिलर है मतलब किसी भी उससे सिमिलर होगा, हमें क्या, हमें गिवन है कि सिमिलर है, तो सीपीएसटी करते थे, पहले 2 उठाओ और दूसरे 2 उठाओ, मतलब ए बी और यहाँ भी पी क्यू, फिर बी सी, यहाँ से क्यू आर, और फर्स्ट क्लास ए सी, और यहाँ से पी आर पिक कर लिया। अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखो 3AB इज इक्वल टू 2PQ, है ना। तो PQ को यहाँ डिवाइड में लेके जाएंगे तो AB/PQ, और 2 देखो यही रहने दो, 2 यहीं रह गया, और 3 इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा,
आज तक मतलब बेसिकली ये मल्टीप्लाई में है ना, तो पी क्यू डिवाइड में चला गया, 3 इधर डिवाइड में चला गया, तो ए बी बाई पी क्यू की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 2/3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। हमें बोला है फाइंड लेंथ ऑफ क्यू आर। देखो हमें सिर्फ इतने से मतलब है, इससे तो अभी कोई लेना देना ही नहीं है। बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, बीसी इज 10, तो 2/3 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन क्यू आर। तो कैसे करेंगे, क्यू आर को यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्रॉस करो, तो क्यू आर यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, तो क्यू आर इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10 3 जा 30, और 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट वन। If cot A is 4/3 where A is 0 to 90 degree, find sec A। देखो 3 cot A is 4, तो 3 मल्टीप्लाई में होता है बेटा, तो नीचे चला जाएगा, तो cot A की वैल्यू कितनी हो गई, 4/3। ओके, तो cot होता क्या है बेटा, ट्राइंगल में, अगर मेरा ये ट्राइंगल है एंड दिस इज एंगल ए, तो cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका बेस क्या होगा, ये बेस है, बेस कितना है, 4, 4K ले लो, चाहे तुम कुछ कांस्टेंट अगर लेना है तो। परपेंडिकुलर ये है 3K ले लो। तो पहले हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, एच। एच कैसे निकलेगा बेटा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है तुम्हारे पास, देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16। अच्छा, अगर तुम के से कंफ्यूज हो रहे हो तो के को बिल्कुल हटा दो, कोई मतलब नहीं रखो, के को छोड़ दो। 16, 3 का स्क्वायर हुआ 9, और अगर के लिखना ही है तो यहाँ के स्क्वायर बनेगा, यहाँ के स्क्वायर बनेगा, के कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ये बनेगा 25, ये हो जाएगा 5, हाइपोटेन्यूज आ गया 5। क्योंकि हमें सेक चाहिए, तो सेक क्या होता है बेटा, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कैसे याद करते थे, एक ट्रिक जो बताई थी पहले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित इज परपेंडिकुलर अपॉन पी एच बी एच, समझ जाओ, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस, और सोना चांदी तोले मतलब साइन कॉस टेन, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो उल्टा कर देना। देखो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है 5, बेस कितना है हमारे पास, यहाँ से आया 4, आंसर इज 5/4। वेर इज 5/4, 5। ठीक है, समझ में आ गया, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर टू, देखो बी ए सी ये किसके सिमिलर है बोला है हमें। अब देखो बी ए सी मेरा ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये सी है, यहाँ 90 डिग्री बना हुआ था, यहाँ ए है, यहाँ बी है। चलो अब हमें दूसरा दूसरा ट्राइंगल देखो, 90 डिग्री कहाँ बना हुआ है, हमें 90 चेक कर रहा है बस, ये 90 बना हुआ है, क्योंकि क्यों 90 चेक करना है, क्योंकि एक एंगल तो मेरे पास ए क्राइटेरिया से आ सकता है ना, ये है, ये ए है, ये डी है, ये ई है। तुम एक चीज देखो, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ट्रू हो गया। मतलब अगर मैं यहाँ पे बी ए सी लिख रही हूँ, बी ए सी, तो यहाँ क्या लिखूंगी बेटा सिमिलर बनाने के लिए, इसमें 90 कहाँ पर है, सी पे है, तो इस पे लास्ट है, तो लास्ट वाला नंबर क्या आ जाएगा, इसमें 90 कहाँ पर है, ई पे, तो लास्ट वाला आ जाएगा, सॉरी डी पे, क्या बात कर रही हूँ, डी पे मार्क करके ई को दूँ, ओके। यहाँ 90 कहाँ पर है बेटा, डी पे, तो डी लिख दो, ठीक है। ए ई डी पता तो चल गया, लेकिन अब कैसे लिखूंगी वो पता करना है। अब दूसरा एंगल देखो, ए तो ए के कॉमन ही है ना, तो जहां ए इसका लिखा जाएगा वहां ए इसका लिखा जाएगा, ये इसका ए बीच में लिखा है, तो इसका ए भी बीच में लिखा आना चाहिए, ठीक है। अब ये नाम क्या है, ए डी ई, तो यहाँ पे ई बच गया, तो ई ए डी, बस सिमिलर हो गया। ई ए डी कहाँ है, ई ए डी, दूसरा ट्राइंगल, अच्छा ये इसके इक्वल, बी ए सी, सी जी के इक्वल हो गया। अच्छा ई ए डी तो इसमें हाँ लिखा तो है, सॉरी मुझे, मैं तो दिख ही नहीं रहा मुझे, ठीक है, बी, ओके नेक्स्ट। इफ एच सी एफ इज 21, देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें दो नंबर दे रखे हैं, ए इज 420, ये अंदर के नंबर है, ठीक है, बी इज 189, एच सी एफ हमको दे रखा है 21, हमें निकालना है एलसीएम,
ठीक है, कैसे निकालते हैं बेटा? वैसे तो तुम लोगों को देखो एमसीक्यू में जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला है, इन दोनों का एलसीएम तुम लोग नॉर्मली जैसे निकालते हो वैसे निकाल सकते हो, पर हमें एक फॉर्मूला आता है, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, आता है फॉर्मूला। एलसीएम निकालने के लिए क्या हो जाएगा? ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। ए क्या है तुम्हारे पास? 420। बी क्या है? 189। एचसीएफ क्या है? 21। ठीक है, 21 वन जा 21, 21 टू जा 42, 20 बन जाएगा। अब तो मल्टीप्लाई कर दो, 0, 9 टू जा 18, 8 टू जा 16, 17, 2 वन जा 2, 3, 3780, ऑप्शन सी। ठीक है, 3780। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड बोला है, -8, -5, -2। एंड का मतलब हुआ बेटा लास्ट से फोर्थ टर्म, मतलब 49 होगा, उससे पहले कुछ होगा, उससे पहले कुछ होगा, उससे पहले तो ये फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये वाला टर्म निकालना है। उससे अच्छा हम क्या करते हैं ना, एपी को उल्टा कर देते हैं। एपी को उल्टा करेंगे तो पहले 49 आ जाएगा, फिर कुछ 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 आएगा, और यहाँ -2, -5, -8 उल्टा कर दिया, फर्स्ट वाला लास्ट बना दिया। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या रहेगा? दिस इज योर फर्स्ट टर्म। अब मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है, बस सिंपल सी चीज है ना, उल्टा कर दिया तो। लेकिन डी कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको माइनस, डी कैसे निकालेंगे? माइनस, मतलब इसमें से चाहिए इसको माइनस कर दो, एक ही बात है ना। ओरिजिनल एपी से नहीं करना है हमने, जो मॉडिफाइड एपी है उससे। तो -5 माइनस ऑफ -2, A2 माइनस A1 करते हैं ना, मतलब सबसीक्वेंट वाले आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करते हैं ना। तो -5 + 2 कितना हो जाएगा? -3। ठीक है, तो -3, तो डी आ गया -3। निकालो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? A + n-1d, है ना। A4 इज इक्वल्स टू 49 प्लस 4 - 1, और D इज -3। ठीक है, 49 प्लस 4, 3 1 हो जाएगा, -3, प्लस माइनस माइनस, 49 -3 कितना हो जाएगा बेटा? 46। ओह, मैंने गड़बड़ करी है, तो मेरे को ये अजीब सा क्यों आ रहा है? एक सेकंड बेटा, यहाँ 1 आएगा ना, 3 कैसा आया? n-1, 4 - 1, 3, 3 3 जा 9, -9, तो 49 -9 कितना हो जाएगा? 40। आंसर इज 40, वेट, 40, करेक्ट आंसर इज 40। n-1 की जगह 1 लिख दिया मैंने, ठीक है, सो सॉरी। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इन द फिगर, इफ OCA, कहाँ लिखा है OCA? ये OCA है, ये मेरा सिमिलर है बेटा, किसके सिमिलर है? OBD के। ये तो बुक का क्वेश्चन है ना, OBD के सिमिलर है। ट्राइंगल OAC, OAC, ये एंगल कितना होगा? ओके, देखो कैसे निकालना है। अच्छा, अब मुझे बोला हुआ है कि अगर ये 58 है बेटा, है ना, तो लीनियर पेयर से ये कितना आ जाएगा? ये 110 है, तो लीनियर पेयर से ये कितना आ जाएगा? 110। तो यहाँ x मान लूंगी तो मैं x इज इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर होता है वो, तो 180 - 110 कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70। ठीक है, अब देखो हमें बोला है ये सिमिलर है, ये सिमिलर है। ओ सी ए, एंड ट्राइंगल ओ सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी डी। इसका मतलब, मैं बता देती हूँ इसका मतलब क्या हुआ। जो एंगल ये वाला होगा वो एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। जो एंगल ये वाला होगा वो इसके इक्वल होगा, और ये जो एंगल इसके होगा मतलब एक इसके इक्वल होगा बेटा डी के। डी कितना आ रहा है? डी कितना दे रखा है? 58। तो इसका एंगल कितना होगा? ये भी कितना होगा? 58। हमें तो इसकी भी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो डायरेक्ट हो गया। तो कितना हो गया हमारे पास? मतलब ये वाली चीज तो मैं हटा ही देती हूँ, तुम कंफ्यूज ही हो जाओगे, ये जरूरत ही नहीं है हमें करने की। हमें सिर्फ ये पूछा है कि ये एंगल किसके इक्वल होगा। तो ये एंगल 58 है, तो ये भी किसके इक्वल होगा? 58। क्यों होगा? ये दोनों सिमिलर है, मैंने तुम्हें बता दिया एंगल ऐसे देखा जाता है, लास्ट वाला लास्ट, फर्स्ट वाला फर्स्ट, मिडिल वाला मिडिल। 58 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल इज 38 सेंटीमीटर, पूरा जो सम है, सम इज ए बी, पेरीमीटर क्या होता है? ए बी प्लस बी सी
प्लस AC, ये कितना दे रखा है 38। देन द लेंथ AP इज इक्वल्स टू AP, तुम्हें ये AP बोला हुआ है। अब बेटा पहले एक बार लिख लेते हैं इसको। AB जो है वो किस किस से मिलके बना है, AB मिला है AP प्लस PB से, है ना। BC मिला है BR प्लस RC से, और AC मिला है AQ प्लस QC से, मिलके 38 हो रहा है। अब बेटा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे, देखो हमें ये पता है कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये जो टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट, ये टेंजेंट मान के चलो पी, ये BR और BP एक्सटर्नल पॉइंट से, दे आर इक्वल इन लेंथ, तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। सेम यहां से अगर मैं ये 8 बोलूं तो ये 8 होगा, है ना। और AP हमें पता नहीं है तो इसको x कंसीडर करो, तो ये A से एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये भी x हुआ। थ्योरम यही होती है ना। अब देखो BR और BP 6 है, BR और BP ये 6 है, AP x है, RC 8 दे रखा है, AQ x है, और QC 8 है, इज इक्वल टू 38। कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 38 माइनस 6 और 6 12 माइनस 8 8 16, कितना हो जाएगा बेटा, 6 7 8 8 8 माइनस हो गया 0, 1 और 1 2, 3 माइनस 2 इज 1, 10, x की वैल्यू आ गई 5। तो हमें पूछा था AP कितना होगा, तो AP इज 5, ठीक है, AP इज 5, ओके, ऑलराइट। चलो एक सेकेंड बेटा, OCA and OBD 58 58, हाँ अगर ये 58, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कि अगर हमारे पास ये 58 होगा तो ओके, करेक्ट आंसर इज 58 ओनली, वी हैव डन इट करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। देखो 1 माइनस टेन, अभी बताया था टेन स्क्वायर टेन 30 कैसे निकालना है, टेन ये भी नीचे टेन 30 है ना। तो ये हम लोग कैसे करेंगे बेटा, हम लोगों को टेबल बनानी पड़ेगी, है ना। टेबल बनानी पड़ेगी इन द सेंस, सी हम लोगों को टेबल आनी चाहिए, वो बनानी ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल आनी चाहिए कि हमारे पास साइन 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, ये सारी चीजें आनी चाहिए हम लोगों को, ठीक। उसके लिए टेबल आई होप तुम लोगों को आती होगी, कैसे बनाते हैं, आती है, कैसे बनाते हैं क्विकली बता दूं तो 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 और 90, ठीक है। यहाँ साइन थीटा लिख देती हूँ, कॉस, और यहाँ टेन, ओके। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको, साइन थीटा, तो अब देखो कैसे लिखते हैं हम इसको, 0 1 2 3 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, ये ट्रिक है, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, और सब पे अंडर रूट लगा दो, तो आंसर कितना आएगा बेटा। अब देखो इसका आंसर मैं जैसे उसके आगे ही लिख रही हूँ अलग कलर से, तो 0 बाई अंडर रूट 4 0 ही होता है, ये हो जाएगा 1/2, ये 2 से ये कट जाएगा तो 1/√2, ये अंडर रूट 4 2 बन जाएगा तो √3/2, और ये बन जाएगा 1। अब इसका उल्टा कॉस में लिखते हैं, तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, और tan के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो 0/1 0, 1/2 √3/2 1/√3, दोनों को बस डिवाइड कर दो, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब सिंपल सी चीज, हमें 30 पे ही चाहिए वैल्यू, tan 30 चाहिए हमको, ये वैल्यू चाहिए, है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। अगर तुम्हें ये वैल्यू याद है वेल एंड गुड, नहीं याद है तो टेबल बना लिया करो। ये बनेगा 1/1/3, 1 प्लस 1/3, यही बनेगा। टेक एलसीएम, क्या बनेगा, 3 माइनस 1/3 अपॉन 3 प्लस 1/3, ठीक है। अब कैसे होता है बेटा, अगर चलो पहले मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ, 2/3 होल अपॉन में 4/3, बेटा हमेशा याद रखना ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होता है और ये लास्ट वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है।
तो क्या बन जाएगा 2 × 3/3 अब जो कट रहा है काट दो। मैं डायरेक्टली भी कर सकती थी, पर मैंने तुम्हें स्टेप्स बता रही हूँ। ये 1/2 हो गया। अब 1/2, वेरी नाइस। 1/2 किसका आंसर आता है? देखो ये तो नहीं होगा, है ना। 10 में तो 1/2 बनता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब sin 60, sin 60 कितना है? √3/2। और cos 60 कितना है? 1/2। करेक्ट, cos 60 इज द करेक्ट आंसर। देखो, अच्छा क्वेश्चन है ना। उसको भी देखो तो ट्रिग्नोमेट्री टर्म में दे रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो बहुत ही सिंपल है। ये हेमिस्फेयर होता है हमारे पास, है ना। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये और प्लस ये वाली चीज। तो ये टोटल मिला के, ये नीचे 2πr² होता है, ये πr² होता है। तो टोटल मिला के 3πr²। डायरेक्ट क्वेश्चन, हेमिस्फेयर। ठीक है, किसका फॉर्मूला है? ये उसका स्फेयर का फॉर्मूला है। ये हमारे पास 2πr² किसका फॉर्मूला है? ये है CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। और ये πr² एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दी प्रोबेबिलिटी। बेटा प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इट शुड बी इन बिटवीन 0 and 1। और अगर परसेंटेज में देखा जाए, परसेंटेज में, तो हमारे पास परसेंटेज होता है 0 से लेकर 100% तक। तो क्या नहीं होगा? देखो, 0.4 हो सकता है, 4% हो सकता है, ये परसेंट है, परसेंट तो कितना भी हो सकता है, सिर्फ ये नहीं हो सकता। आई मीन ये नहीं, ये करेक्ट है ना। कैन नॉट बी बोला है ना, तो कौन सा नहीं हो सकता है हमारे पास? 4 नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। मैंने कहा ना, एक से बड़ी तो हो ही नहीं सकती, एक मैक्सिमम होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। अब देखो फिर से, हमारे पास इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, जिसके हम d निकालते हैं। d के लिए होता है b² - 4ac। बेटा अब मैं इसमें कंडीशन बताती हूँ। इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। इफ d इज लेस देन 0 तो होता है नॉट रियल। और अगर d इज इक्वल्स टू 0 तो होता है रियल एंड इक्वल। अब हमारे पास एक और चीज दिख रहा है, इरेशनल भी दिख रहा है और रैशनल भी दिख रहा है। इरेशनल रैशनल रियल से आता है। अगर ये आ गया बेटा, तो रियल के अंदर रैशनल इरेशनल आता है। तो फिर उसके बाद बताऊंगी कैसे करना है, पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, b² - 4ac चेक करना है। पहले तो इक्वेशन लिख दूं मैं अपनी, यहाँ इक्वेशन लिखो 3x² - 4√3x + 4 = 0। a की वैल्यू है 3, b है -4 और c है 4। तो b² - 4√3 का स्क्वायर -4, a है तुम्हारे पास 3 और c है तुम्हारे पास 4। क्या बनेगा बेटा ये? 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3, √3 इंटू √3 3 होता है। तो 16 3 ज़ा 48, 4 4 ज़ा 16 3 ज़ा 40, ये तो 0 आ गया। 0 का मतलब क्या हुआ? रियल एंड इक्वल। कहाँ है रियल एंड इक्वल? रियल एंड। ठीक है, अच्छा रैशनल इरेशनल कैसे पता चलता? अगर बेटा रियल आता, लेट्स से किसी तरीके से आता है d इज ग्रेटर देन 0 आ जाता, उसके बाद ये रियल बन जाता इफ। ठीक है, तो तब तो तब क्या होता बेटा, हम लोग ये चेक करते कि जो डी का आंसर आ रहा है, जो डी का आंसर आ रहा है, यहाँ पर जो भी आता, जो भी पॉजिटिव वैल्यू आती है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होता, परफेक्ट स्क्वायर होता तो रैशनल आता। अगर वो नॉट रैशनल आता, अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, ऐसा कुछ, तो वो इरेशनल बनता। यहाँ तक समझ में आ गया? ये तब की केस है। लेकिन अभी क्या होगा? रियल और इक्वल। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा? रियल एंड इक्वल बन रहा है। ये रैशनल इरेशनल बेटा स्टैंडर्ड पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, क्या पता एग्जाम में आ जाए, है ना। चलो, ये मैंने बता दिया। ओके, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, हमें बोला है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 80 स्टूडेंट्स। द मीडियन क्लास इज, हमें मीडियन क्लास ढूंढनी है बेटा। तो मीडियन क्लास कैसे? देखो, बिलो 10 का मतलब हुआ क्या, कि 0 से लेकर 10 तक। बिलो मतलब हम इसको भी चेंज करेंगे बेटा, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हम लोग माइनस करके करेंगे, बट इसमें डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? देखो एन कितना है मेरे पास? एन इज 80, तो एन का हाफ कितना हो गया? 40। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 40 है, उससे जस्ट ऊपर वाला वैल्यू, तो 40 है जस्ट ऊपर वाला वैल्यू क्या है? 56। तो ये देखा बिलो 40। बिलो 40 का मतलब कहाँ से कहाँ तक होगा? ये 0 से 10 है, तो ये 10 से 20 होगा, 20 से 30 होगा।
ये 30 से 40 होगा, यही तो दे रखा है ना? 30 से 40, तो 30 से 40 मीडियन क्लास इज, क्या मीडियन क्लास होगी बेटा हमारे पास? 30 to 40। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, क्यों करें हम पूरा सॉल्व, है ना? 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स जितना टाइम दो बस, ठीक है? हमें फ्रीक्वेंसी निकालने की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। चलो, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर, वेरी सिंपल। जीरोस देर के अल्फा की वैल्यू 2/5 है, बीटा की वैल्यू -1/5 है। हमें बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है बेटा? फॉर्मूला पी एक्स इज इक्वल्स टू के कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है। हमें यही निकालना है, एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा कितना होगा, तो निकाल लेते हैं। एल्फा प्लस बीटा ऐड करो, 2/5 माइनस 1/5, ये 1 है, ओके। एलसीएम लेंगे तो 5, 2 माइनस 1, 1 हो गया, ये तो सिंपल आ गया 1/5। एल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? 2/5 इंटू -1/5, ऐड करेंगे तो मतलब सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला 25, है ना? पुट करो, पी एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 1/5x, ये प्लस है ये माइनस आ रहेगा तो -2/25, ठीक है? अब एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा बेटा? 25, ये हो जाएगा 25x² -5, 5 ज़ा 25 तो 5x, और 25 ये तो 2 ही बनेगा। अब देखो k/25 तो मैं बाहर लिख के कोई कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट बना लो, तो k/25 अगर हम बाहर ही कर दें, कुछ भी कांस्टेंट होगा वो, तो अंदर क्या बचेगा? 25x² -5x -2। अब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा, हमें मेन ये देखना है, ये अंदर वाला हमारा इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन 25x² -5x माइनस आर नहीं, हाँ -5x -2, कहाँ बन रहा है बेटा हमारे पास? ऑप्शन डी, ठीक है? ऑप्शन डी आ गया करेक्ट। चलो नेक्स्ट, असर्शन रीजन। असर्शन रीजन क्या होता है बेटा? कि हमारे पास एक दो स्टेटमेंट होती है, हमें ये बताना होता है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, और जो रीजन है वो ए वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, ठीक है? अगर ट्रू है तब, तो चलो पहले हम चेक कर देते हैं कि ये है कि नहीं, पहले ए को चेक करते हैं। ए असर्शन में क्या बोला? -1 -1 -1 और लास्ट तक -1, एपी है। एपी है का मतलब क्या हुआ बेटा? एपी का मतलब हुआ a2 माइनस a1 इट शुड बी इक्वल्स टू a3 माइनस a2 शुड बी इक्वल्स टू a4 माइनस a, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, यही तो होना चाहिए, है ना? अब देखो ये a1 है, ये a2 है, a1 मतलब a, a3 और so on। a2 माइनस a1 देखो कितना आ रहा है, a2 -1 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा? 0, ओके। a3 माइनस a2 कर लेते हैं, -1 माइनस ऑफ -1 ये भी 0। हमने ये थोड़ी बोला था कि 0 नहीं आ सकता, हम बस इतना बोल रहे थे कि सेम आना चाहिए, आ तो रहा है सेम, चाहे 0 0 ही आ रहा हो। इसका मतलब कोई भी नंबर जैसे सेम हो ना, अगर 2 2 2 2 2 2 वो भी एपी है, 3 3 3 वो भी एपी है, 5 5 5 वो भी एपी है, इसका मतलब ये तो एपी है, कांस्टेंट आ रहा है। फिर हमें रीजन में देखो क्या बोला है, an - -1 इज कांस्टेंट वेयर n इज ग्रेटर देन 2। an, अब देखो ये मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, an - an-1। अब बेटा n की जगह पे 2 पुट करो, ये लिखा ना n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 पुट करो 2, और यहाँ पुट करूंगी मैं 2 -1, कितना बनेगा? a2 माइनस a1, ये कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट इन द सेंस, अगर मैं n की जगह पे 2 पुट किया था, अब n की जगह पे 3 पुट करो, a3 माइनस a3 -1 क्या हुआ? 2। देखो ये दोनों सेम आने चाहिए, यही तो बोला है हमने कांस्टेंट, ये देखो मैंने यही तो बोला था यहाँ पे कांस्टेंट आना चाहिए, और n की वैल्यू 2 से बड़ी ही होनी चाहिए, छोटी नहीं, क्योंकि छोटी होगी तो फिर मतलब अगर मैं यहाँ 1 पुट करूंगी तो 1 -1 तो a 0 तो हमारा कोई टर्म ही नहीं होता है, तो ये भी ट्रू है। ए ट्रू है, आर ट्रू है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ये वाला, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है? चलो नेक्स्ट वन, हाँ, assertion 2 plus √3 into √3 is irrational, 2 plus √3 into √3 irrational है, irrational। चलो देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, 2 √3 प्लस √3 इंटू √3 3 होता है बेटा, हमें बोला ये इरेशनल। पहली चीज ये तो रैशनल है, रैशनल। देखो कोई भी चीज
जो हमारे पास ऐसे नंबर जो अंडर रूट के अंदर आ गया, जैसे अंडर रूट के अंदर आ रखा है ना 3, 5, 6, इनका रूट हम नहीं निकाल सकते, उसको इरेशनल बोलेंगे। ठीक है, वैसे तो हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले को इरेशनल बोलते हैं, पर अभी इतना उसमें मत जाओ कि कब तक हम निकालते रहेंगे ये सारी चीजें। बस इतना समझो कि रूट के अंदर अगर कोई चीज ऐसे नंबर आ जाए जिसका स्क्वायर रूट तुम नहीं निकाल सकते हो, तो वो इरेशनल होगा फिलहाल। ठीक है, तो देखो ये रैशनल है और ये पूरा नंबर इरेशनल मान लेंगे हम। क्यों मान लेंगे? क्योंकि वो मल्टीप्लाई में। और इररेशनल और रैशनल अगर ऐड होते हैं बेटा, तो वो इररेशनल ही बनते हैं, क्योंकि इनको मैं ऐड ही नहीं कर सकती, ये अब सॉल्व ही नहीं होगा, इतना ही आंसर है, तो ये इररेशनल बनता है। मैंने क्या बोला? रैशनल प्लस इररेशनल विल गिव यू इररेशनल। ठीक है, ये ट्रू है, इरेशनल है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। अब ये बोल रहे हैं कि दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, दो इरेशनल, लेट्स सपोज मैंने √3 इंटू √2 को मल्टीप्लाई, दोनों इरेशनल इरेशनल है, तो आंसर आएगा √6। तो ये बात तो सही बोली उन्होंने, लेकिन ऑलवेज लगा दिया। अगर मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूं, तो बेटा 3 आ जाएगा। ये इरेशनल है भले, लेकिन ये तो रैशनल है। उसने ये बोला कि दो इरेशनल को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो हमेशा इरेशनल आएगा। हमेशा तो नहीं आते, कभी इरेशनल आएगा कभी रैशनल आएगा, डिपेंड्स कि कौन सा वैल्यू है। दोनों दोनों सेम होंगे तो रैशनल ही आने वाले, है ना। तो रीजन गलत हो गया, रीजन गलत है हमारा, असर्शन सही है हमारा। तो ए ट्रू, देखो कहाँ है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। सो आई होप you guys understood. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing, and keep evolving. Bye bye.